हेलो गाइस, दिस इज उसु श्रीवास्तव। वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें हम देखेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखें और तब इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो कि एग्ज़ाम आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आगे पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 10th शेड्यूल है उसे किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में लाया गया था, जो कि राजीव गांधी के जो शासन थे, जो राजीव गांधी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनके टाइम पे लाया गया था। उस टाइम पे जो इस 52nd अमेंडमेंट एक्ट है इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है इसके थ्रू, और इसे जो है वो एक नए शेड्यूल बनाकर 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, जो कि जो पार्टीज़ हैं, जो हमारे उस वक्त के पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनके डिफेक्शन से रिलेटेड था, जिसमें दल बदल आप कह सकते हो उन्हें, उनसे रिलेटेड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो सोशलिस्ट वर्ड है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? तो ये जो है वो किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में था। और इसकी ये बाद ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आया था हमारा जब हमारे देश में टोटल उस वक्त इमरजेंसी जो लागू थी उस टाइम पे आया था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये 1976 में लाया गया था, और इसके बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड जो हैं उसे हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। ये एकमात्र अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें हमारे प्रीएम्बल में कुछ अमेंड किया गया था। Which of the following Constitutional Amendment Act reduced the age of voting from 21 years to 18 years? किस Constitutional Amendment Act के बाद जो वोटिंग का एज है उसे घटाकर 21 साल से घटाकर उसे 18 ईयर्स तक कर दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1988 में लाया गया था। इसके बाद एक आर्टिकल 326 में अमेंड करके एज को, जो वोटिंग की एज है, उसे 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो रिलेटेड है हमारा किससे? तो हमारा रिलेटेड है वो पंचायत से। अब याद रखिएगा, ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो आया था 1992 में, और इसके बाद एक नया पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9 में हमारे इसे ऐड कर दिया गया था पंचायत को। और जो आर्टिकल्स हैं 243A टू 243O तक जो हैं वो सारे पंचायत से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी a union of states. The above mandate has been enshrined in the constitution of in which of the following? तो ये किस में है हमारा, किस में हमारा ये जो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट किस में कहा गया है? तो ये कहा गया हमारा आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 को हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, जो कि यूनियन एंड टेरिटरी से, इसमें इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स gave for the first time clear cut constitutional recognition of to the existence of political parties। जो political parties हैं उनके एक constitutional recognition के लिए, यानी वो एक fixed हो सके constitutional, यानी लगातार जो दल बदल उस टाइम पे हो रहे थे उससे रिलेटेड था ये। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था हमारा? तो ये आया था हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मैंने बताया भी कि राजीव गांधी के टाइम पे था। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी उस टाइम पे बना था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इट्स अमेंडमेंट्स। तो कौन सा पार्ट जो है वो अमेंडमेंट्स को डील करता है? तो ये है हमारा पार्ट 20XX जो पार्ट है हमारा वो डील करता है हमारा। नेक्स्ट है, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी
कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज। तो जो अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट्स की जाते हैं वो कहाँ से शुरुआत होता है, लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबलीज से। तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट, ओनली वन एंड टू, ओनली वन और थ्री, वन और टू और थ्री। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली वन और थ्री, यानी वन और टू, यानी लोकसभा या राज्यसभा से उसे इनिशिएट किया जाता था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द डोंगरी लैंग्वेजेस was included in the 8th schedule of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस साल डोंगरी लैंग्वेज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में? तो याद रखिएगा ये किया गया था हमारा 2003 में। 2003 में ये हमारा किया गया था। उस टाइम पे हमारे जो उस टाइम पे और भी कुछ वर्ड्स और भी थे जिन्हें ऐड किया गया था, जो कि हमारा जो उस टाइम पे जो नया कमीशन उस वक्त जो नया बना था, हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था वो था हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके बाद जो 4 नए लैंग्वेज थे, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली, इसे ऐड कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखिएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये। और इसके बाद जो टोटल लैंग्वेजेस हो गए थे हमारे टोटल 8th शेड्यूल में, जो टोटल लैंग्वेजेस की संख्या हो गई थी वो हो गई थी 22 हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2003। नेक्स्ट है, टाउन प्लानिंग कमिटी आर कंस्टिट्यूटेड एज पर विच एमॉन्ग द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया, यानी टाउन प्लानिंग कमेटी जो है वो किस अमेंडमेंट के बाद बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद। टाउन प्लानिंग कमेटी जो है वो हो गया हमारा जो म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, या फिर जिनको हम लोग आप कह सकते हैं जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो वार्ड वगैरह होते हैं उनके अंदर जो चुन के जाते हैं म्यूनसिपल जो होते हैं वहाँ के, तो उनमें उनकी ये कमेटी जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जिसके बाद इसे म्यूनसिपैलिटीज़ को 9A में ऐड किया गया था। और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो थे 243P to 243ZZ तक, यानी टोटल जो है इतने आर्टिकल्स जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड। तो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर अमेंडमेंट्स, यानी अमेंडमेंट्स के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का होना जरूरी है। जबकि सेकेंड बोलता है हमारा, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड विथ स्पेशल मेजॉरिटी एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी यूनियन लिस्ट में अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्टेट्स की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखने में क्या लग रहा है, आप देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आते हैं हमारे स्पेशल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, यानी इन्हें पार्लियामेंट के में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू कराकर इसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है, यानी इसमें स्टेट्स को जरूरत उतना नहीं है। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीड स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट्स की अनुमति लेना उसमें जरूरी बोला रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है उसमें हमारा स्टेट्स का जो उसका जो स्टेट्स का जो भी अनुमति है, स्टेट्स से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है यूनियन लिस्ट में अमेंड करने के लिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनियन लिस्ट जो आता है वो आता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट्स की अनुमति उसमें लेने की जरूरी है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोनों ही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइदर 1 नॉट 2, यानी दोनों ही इसमें क्या है, गलत है। अब याद रखिएगा इसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी जो होता है ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके अंदर में आते कौन कौन से हैं, तो उसमें आ सकते हैं, उसमें कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं जिनमें अमेंड किया जा सकता है इसके अंदर में स्टेट्स के स्पेशल, यानी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट्स के थ्रू किन किन प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, या कोई जो अदर पॉलिसीज जो अदर प्रोविजंस होते हैं जो कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरीज में नहीं आते थे, तो उन्हें अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट्स की अनुमति के साथ कौन कौन से लिस्ट हैं जिनमें अमेंड किया जा सकता है। तो याद रखिएगा उसमें होता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर हो गया, या फिर एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हो गया,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स हो गया, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल में जितने भी लिस्ट हैं उनको हो गया, स्टेट्स के जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें हो गया, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर आर्टिकल 368, यानी 368 खुद में जिससे ये पावर मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सके, उसमें भी अगर अमेंडमेंट करना है तो भी हमको स्टेट्स की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ थे जो कि स्टेट्स की अनुमति के साथ होते थे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगला क्या कहता है हमारा, The 26th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give assent to a constitutional amendment bill. And second है Part 20 of the Constitution deal with the procedure for the its amendment. तो हमारा पहला जो बोल रहा है कि 26th Constitutional Amendment Act 1971 जो कि मैंडेटरी करता है, made it obligatory for the President to give the assent, यानी उन्हें ये इस बात को लिए मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी अनुमति दे ही, उनके लिए ये ऑब्लिगेटरी है, यानी वो कम्प्लीटली दे, इस बात के लिए ये कर रहा है कि ऐसा मतलब है क्या कि 26 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी जो है यानी जो प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी है यानी अनिवार्य है ये कि वो अपनी अनुमति दें इस बिल पे, क्या उनके लिए है ऐसा कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो उसमें कहते तो हैं कि देगा, बट क्या उनके लिए अनिवार्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अनुमति तो देंगे अपनी, बट वो चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसे रिटर्न कर भी सकते हैं, उन्हें अपने वापस से फिर पार्लियामेंट में एक बार असेसमेंट के लिए वापस भेज भी सकते हैं। तो ये उनके लिए पावर है, यानी ये तो हमारा ट्रू नहीं है पूरा। नेक्स्ट बोलता है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। यस, पार्ट 20 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के लिए ही डील करता है, वो हमारा जो कि आर्टिकल 368 आता है हमारा उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ओनली 2, यानी सेकंड जो आंसर है वही केवल जो है वो करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट, कोरम इन द पार्लियामेंट कैन अमेंड बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कोरम जो है उसमें अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लाया जा सकता है। एंड सेकंड है द अमेंडिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट काउंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो 6 शेड्यूल में जो प्रोविजंस हैं उन्हें जो है वो अमेंडमेंट्स में नहीं आ सकते, डज नॉट काउंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्हें नहीं किया सकता है। जो भी अमेंडिंग प्रोविजंस जो भी 6 शेड्यूल से रिगार्डिंग है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसे रिगार्ड नहीं किया सकता। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आंसर जो हो जाएगा हमारा ओनली 1 हो जाएगा इसमें, क्योंकि कोरम जो है पार्लियामेंट का वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट्स प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से जो इसमें जो कौन जो है वो क्रिटिसिज्म है अमेंडमेंट प्रोसेस के लिए हमारा जो भी है। तो पहला बोलता है द प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, जो प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही पूरा रिजिड है। यानी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं जैसे कि हमारा ब्रिटेन में है कि फ्लेक्सिबल हो इस टाइप का, तो नहीं ब्रिटेन की तरफ भी नहीं है हमारा, और ना ही रिजिड है, नहीं अमेरिका की तरफ भी नहीं है हमारा। तो ना ही फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है, ये इन दोनों के बीच में आता है कहीं पर हमारा। दूसरा हमारा बोलता है द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटीज़। ठीक है, इस प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट इज सिमिलर टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से अलग है थोड़ा सा एक। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पार्लियामेंट हैज़ ऑलमोस्ट द इंटायर पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट्स। ओके, पार्लियामेंट्स के पावर है कि वो इनिशिएट कर सके। There is no provision for holding a joint sitting to solve the deadlock in the case of constitutional amendment bill। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही जो हमारे नीचे के जो लास्ट हैं, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो हैं, केवल वही हमारे क्या है ट्रू है, बाकी फर्स्ट जो है वो हमारा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, 3 एंड 4। तो नेक्स्ट है हमारा
creation of Telangana from the Andhra Pradesh is not considered to be a constitutional amendment. जो तेलंगाना है, तेलंगाना का जो क्रिएशन किया गया आंध्र प्रदेश से, वो अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता है. हाउएवर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द तेलंगाना रीजन, तेलंगाना रीजन से रिलेटेड जो है वो कौन सा अमेंडमेंट है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32nd, यानी 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973. तो ये जो है वो तेलंगाना रीजन से रिलेटेड है. अब देखिए ये जो है वो क्या करता है, तो ये करता है क्या है, 1973 में जो अमेंडमेंट आया था 32nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या करता है, तो ये स्पेशल प्रोविजंस को बनाता है. ये स्पेशल प्रोविजन बनाता है टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द तेलंगाना रीजन इन द आंध्र प्रदेश. यानी आंध्र प्रदेश में जो भी तेलंगाना से जो रीजन, तेलंगाना रीजन के जो लोग थे, उनके एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 लाया गया था उस टाइम पे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द 9th शेड्यूल एडेड द 9th शेड्यूल. तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 9th शेड्यूल को ऐड किया था हमारा, तो वो था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 9th शेड्यूल को ऐड किया था. जिसके बाद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो हमारा ये भी बताता था कि जो भी लैंड रिफॉर्म थे, जो लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बनाए गए थे, उन्हें इसके अंदर में लाया गया था, जिससे वो जुडिशियल रिव्यू से जो है वो बच सके, यानी जुडिशियल रिव्यू पे उस पर ना हो सके. इस वजह से उसे 9th शेड्यूल में डाला गया. और उसमें और भी आगे जाके बहुत सारे उसमें चीज़ें डाली गई, उसमें बहुत सारे और भी लिस्ट उसके बढ़ती गई फिर आगे जाके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि कौन सा प्रोविजन जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से रिलेटेड है. तो पहला बोलता है इट ओमिटेड द रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन द प्रोविजंस पार्टिनी. तो जो ब्रिटिश हाउस से रिलेटेड जो थे उनके लिए है. दूसरा बोलता है पार्टिनिंग टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो प्रिविलेज से रिलेटेड था उनका. दूसरा है इट फ्रोजेज द सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ द 1971 सेंसस डिटेल्स 2001. ओके, सेकेंड है इट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज. नेक्स्ट है इट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड द प्रियम्बल. अब देखिए ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, याद रखिएगा, जो इससे पहले भी हमने बोला ऐसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. कहा जाता है हमारा, तो कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो ये जो है अब इसमें क्या क्या चीज़ें गई, तो ये हमारा नहीं है ऊपर का, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड नहीं है इसमें. तो इस जो नीचे के जो 3 हैं वो तीनों जो हैं वो करेक्ट है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, 3 एंड 4. 2, 3 यानी बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. जो 2, 3, 4 है वो रिलेटेड है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था. अब नेक्स्ट है हमारा Which of the following are the provision of the 44 Amendment Act 1978, यानी कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो 44 अमेंडमेंट एक्ट से हैं. तो पहला रिस्टोर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स इशू ऑफ राइट्स. तो पहला बोल रहा है कि रिस्टोर किया गया था सुप्रीम कोर्ट और उसके जुडिशियल रिव्यू और राइट को. तो देखिए ये जो हमारा वर्ड है ये जो है ये तो नहीं है ये हमारा, क्योंकि ये इस 44 से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है हमारा 43rd से, जो कि उसके बाद जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी उसके बाद हुआ था. तो नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेवोल्यूशन. तो आर्म्ड रेवोल्यूशन जो है वो है हमारा आर्म्ड रेवोल्यूशन में चेंज कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को इन रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी. ओके, ये किया गया था हमारा 42nd में, तो ये तो करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारा मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट. तो कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पे ही केवल प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है हमारा. डिड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू इट द लीगल राइट. लीगल राइट में बदल दिया गया प्रॉपर्टी को, फंडामेंटल राइट से हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में बदल दिया गया. तो ये भी हमारा करेक्ट है. तो जो आंसर हो जाएगा इसका, हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2, 3 एंड
44, ये जो लास्ट के 2 3 4 हैं वही केवल जो है वो एडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52nd अमेंडमेंट 1985 इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ विच अमेंडमेंट द स्टेट इन एक्ट। तो कौन सा अमेंडमेंट है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस अमेंडमेंट्स के जो 1985 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ विच अमेंडेड स्ट्रेथेंड किया गया, उसे किस अमेंडमेंट में उसे वापस से हमारा जो है उसे और मजबूत किया गया, हमारा कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसे और मजबूत किया गया। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 91st अमेंडमेंट एक्ट। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है वो इसे क्या करता है कि उसे और द लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके साइज को लिमिटेड कर दिया गया, 15% के अराउंड कर दिया गया था उस टाइम पे। टोटल जो लोकसभा का सीट है उसके 15% जो होंगे वो मिनिस्टर्स की संख्या होगी टोटल। तो ये था हमारा इसमें। नेक्स्ट है हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट डिड नॉट ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज जो है वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट में नहीं हुआ था। याद रखिएगा 92nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा लैंग्वेज नहीं था। तो उसमें सिंधी था, मैथिली था हमारा, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो कौन कौन से जो है उसको 92nd में नहीं किया गया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधी। सिंधी जो है उसे 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड नहीं किया गया था। मैथिली, बोडो, डोगरी इसे ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, बट सिंधी जो है उसे अमेंडमेंट एक्ट से ऐड नहीं किया गया था। सिंधी को अब किस में किया गया था, किस ईयर किया गया था सिंधी को, तो ये किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट में। 21st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में आया था उसमें सिंधी को ऐड किया गया था उसमें। तो 92nd में बाकी जो मैथिली, बोडो और डोगरी हैं उन्हें ऐड कर दिया गया था, ना कि उन्हें सिंधी को ऐड किया गया था। और इसके बाद ही 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही टोटल जो लैंग्वेज थी वो हो गई थी हमारा कितने, टोटल हो गई थी 22 लैंग्वेजेस हो गए थे हमारे। टोटल लैंग्वेजेस की संख्या जो थी वो हो गई थी 22। और याद रखिएगा इसमें और भी एक चौथा लैंग्वेज भी था, मैथिली, बोडो, डोगरी के अलावा एक चौथा लैंग्वेज भी था जो कि ऐड किया गया था हमारा उसमें। अब वो था हमारा टोटल जो है वो था हमारा संथाली। याद रखिएगा कौन सा, संथाली जो था वो ऐड कर दिया गया था हमारा इसमें 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। और लास्ट में एक और 96 अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके बाद उड़िया को बदल कर जो उड़िया कहा जाता था उसे चेंज करके उड़िया किया गया, यानी उड़िया के लिए उड़िया वर्ड का यूज़ किया गया था। सब्स्टिट्यूटेड द उड़िया फॉर उड़िया, उड़िया के लिए उड़िया का यूज़ किया गया था हमारा, जो कि 96 अमेंडमेंट एक्ट। ये याद रखिएगा उड़िया वाला जो है वो कब था, 96 में, तो वो उसमें था। नेक्स्ट है हमारा फिर मैच द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द प्रोविजन करेक्टली, यानी इसको मैच तक करना है, मैच द फॉलोइंग है ये। तो पहला है हमारा 61st है, 61st के बाद हो जाएगा हमारा 88। तो 61st जो है वो किससे रिलेटेड है, डिस्प्यूट द रिगार्डिंग फॉर द टू द प्रेसिडेंट, पीएम एक्सेट्रा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी authoritative text for the constitution of constitution in Hindi, provisions for the service tax, article 268A, that is the voting age to 18 years। तो हमारा कौन कौन सा किसके इसके साथ ऐड है, तो देखिए 61st जो है वो हो जाएगा हमारा किसके साथ, तो हो जाएगा रिड्यूस द वोटिंग एज टू 18, यानी 21 ईयर से घटाकर इसे 18 में कर दिया गया। तो ये हो जाएगा हमारा इसके साथ। नेक्स्ट है फिर हमारा कौन सा, 88। तो 88 अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया था, तो इसके थ्रू हमारा एक नया सर्विस टैक्स ऐड हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट है हमारा फिर 58th अमेंडमेंट एक्ट। 58th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, ये हो जाएगा 58th के बाद, ये हो जाएगा हमारा 58th का, इसके साथ ऐड हो जाएगा ये इसके साथ, ठीक है। और लास्ट जो बच गया 39, तो 39 जो है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, पीएम एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी। तो 39 जो है वो उनके थ्रू ऐड कर दिया गया, यानी प्रेसिडेंट पीएम को जुडिशरी के स्कोप से अलग कर दिया गया था। तो ये हमारा इससे रिलेटेड था। चलिए, तो ये हो गया पूरा टोटल। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टोटल
कौन सा, ये वाला ए का 3, ए का 4 किस में, सी में है, तो हमारा हो जाएगा ये ये नहीं होगा, ये नहीं है हमारा, हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा इससे ये एक सेकेंड, ये होगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये हो जाएगा हमारा इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिर, अब ये भी मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए इसका कौन कौन सा क्या क्या है, तो इसमें है हमारा 11th अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए किया गया था, 11th किया गया था हमारा चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड था ये, तो ए का हो जाएगा हमारा ये 2। नेक्स्ट है 15th अमेंडमेंट एक्ट, 15th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड था, तो वो था हमारा इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट्स के रिटायरमेंट के, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है 18th हमारा हो जाएगा किसके साथ, तो 18 हो जाएगा, यानी इसका हो गया हमारा कौन सा 2 हो गया, इसका हो गया हमारा 3 हो गया, 18 है, 18 का हो जाएगा हमारा, 18 किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा हमारा पावर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द न्यू स्टेट, 18th जो है इससे हो जाएगा, और 16 जो बच गया वो बच गया हमारा 4 के लिए, यानी एम्पावर द स्टेट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का हमारा है 3, तो लास्ट डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ये भी मैच द फॉलोइंग है, वाला है 69th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट है जो स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, इससे ए का 3rd। नेक्स्ट हो जाएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा रिलेटेड है आर्टिकल 21 ए से, ये हो जाएगा। 33rd अमेंडमेंट एक्ट वो रिलेटेड है एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उनसे रिलेटेड है। और 23rd जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनेंस, यानी इनसे रिलेटेड है सीधा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, तो आंसर 2 हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट भी हमारा मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमारा ए 24th अमेंडमेंट एक्ट जो कि रिलेटेड है किससे, तो रिलेटेड है अमेंडमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है 38th अमेंडमेंट एक्ट, 38 अमेंडमेंट एक्ट है तो वो हो जाएगा हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, 38 था, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उसके बाद, है ना। नेक्स्ट है हमारा फिर 26, तो 26 कौन से रिलेटेड है, तो इसमें तो नहीं है, इसके नीचे देखिए, तो एबोलिश द प्राइवेसी इशू ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 जो हो जाएगा वो रिलेटेड है हमारा 4th से, और 20 जो 5 बच गया वो हमारा बच गया अब 2nd से, तो 25 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड है हमारा, तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कौन सा इसमें जो है वो हमारा रिलेटेड सब, तो यहाँ पर सब हमारे क्या हो जाएंगे, सब बेसिक स्ट्रक्चर में रिलेटेड है हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट का डी, आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट हमारा फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, तो ये हमारा किससे किससे रिलेटेड है, तो पहला है गोलकनाथ केस,
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर द 7th अमेंडमेंट, तो पहला तो पहले ही से रिलेटेड हुए। नेक्स्ट है शंकरी प्रसाद केस, तो शंकरी प्रसाद हमारा रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 44, तो ये सेकंड वाला इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस हमारा रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर 42 से। और नेक्स्ट जो बच गया डी, तो डी का हो गया 3, तो आंसर हो गया इसका हमारा टोटल ए का 1, बी का 4, सी का 2, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, यानी जो पहला ऑप्शन हो गया ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। सो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, यही था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।